हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा। अभी तक हमारी जो तीनों प्रोसेसेस हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, वो तीनों कंप्लीट हो गया। सो आई होप सबको समझ में भी आया होगा कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंसेस आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ऐसे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, सेम ट्रांसलेशन में भी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में किस तरीके से प्रोसेसेस कंटिन्यू होती है। तो अभी हमारा जो मेन प्रोसेसेस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट है। अब जो नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है वो अब आ जाएगा जीन रेगुलेशन। तो अब एक जो पार्ट है हमारा प्रोसेसेस का, ठीक है, जिसमें डीएनए डैमेज एंड रिपेयर ये सब सब कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड पार्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने प्रोसेसेस को तो डिटेल में समझ लिया कि कैसे यहाँ पर होती है। अब हम देखेंगे इन प्रोसेसेस की रेगुलेशन कैसे यहाँ पर होती है, कि कैसे ये एक्टिवेट होता है, कैसे ये रिप्रेस यहाँ पर होता है। तो अब हमारा यहाँ पर डिटेल में टॉपिक स्टार्ट होगा जीन रेगुलेशन। अब ये जो जीन रेगुलेशन है ये हम ऐसे प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया में कैसे जीन रेगुलेशन होता है ये हम देखेंगे, और ऐसे ही सेम हम यहाँ पर यूकैरियोट्स में कैसे जीन रेगुलेशन होता है ये हम देखेंगे डिटेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आज का न्यू टॉपिक हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम जो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर होगा जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक यहाँ पर है जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर समझते हैं कि ये जीन रेगुलेशन होता क्या है, फिर हम यहाँ पर समझेंगे कि बैक्टीरिया में या फिर जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें कैसे ये जीन रेगुलेशन कंटिन्यू होता है। ठीक है, अब देखो जो जीन रेगुलेशन यहाँ पर है, जीन रेगुलेशन को इसको और बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे बोला जाता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुलेशन। ये यहां पर होगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या यहां पर है, यहां पर होगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना। जीन एक्सप्रेशन यहां पर क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन यहां पर होगा, ये आ जाएगा सिंथेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। सिंथेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या है, आरएनए के सिंथेसिस। आरएनए के सिंथेसिस से मतलब यहां पर क्या है, यहां पर आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर क्या, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मीन सिंथेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, और यहां पर होगा एंड देयर प्रोडक्ट। ठीक है, इनका प्रोडक्ट यहां पे बनना, प्रोडक्ट यहां पर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन यहां पे बनेगा, तो ये प्रोसेस यहां पर क्या, ये यहां पर होगा ट्रांसलेशन। तो एक्चुअल में जब भी हम जीन रेगुलेशन की बात करते हैं तो जीन रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन मतलब यहाँ पे कैसे ट्रांसक्रिप्ट की सिंथेसिस यहाँ पर होती है, और फिर इससे यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ आता है जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो जीन रेगुलेशन यहाँ पर होगा ये क्या है, ये यहाँ पर होगा इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस बाय विच, जिसमें यहाँ पर क्या करता है, जिसमें सेल रेगुलेट करता है, इन बाय विच सेल रेगुलेट्स टाइमिंग। ठीक है, टाइमिंग यहाँ पर है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट एंड लोकेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस होती है जहां पर एक सेल क्या करता है, एक सेल अब यहाँ पर वो रेगुलेट करेगा, किस चीज को रेगुलेट करता है, कि कब कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, कितने अमाउंट में एक्सप्रेस होगा और किस लोकेशन पर एक्सप्रेस होगा। तो इसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जीन रेगुलेशन। लोकेशन का मतलब है जैसे किस टाइप ऑफ सेल में आ जाएगा या टिश्यू स्पेसिफिक होगा। ठीक है, उस बेसिस पर यहाँ पर हम लोकेशन यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्या, ये जीन रेगुलेशन यहाँ पर आता है। ठीक है, अब हमने जो जीन रेगुलेशन है हमने दोनों में स्टडी करना है, बैक्टीरिया में भी और यूकैरियोट्स दोनों में यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर रेगुलेशन यहाँ पे चलता है। तो पहला तो जो हमारा यहाँ पे डिटेल में स्टार्ट होगा वो यहाँ पर आएगा प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ठीक है, पहला अभी हम यहाँ पे डिटेल में प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरियल जीन रेगुलेशन करेंगे, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर होगा प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, या फिर ये यहाँ पर होगा बैक्टीरियल जीन रेगुलेशन। ठीक है, ये यहाँ पर आता है बैक्टीरियल जीन रेगुलेशन, प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल जीन रेगुलेशन। ठीक है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल जीन रेगुलेशन जो यहाँ पर होता है, या फिर बैक्टीरिया में कैसे जीन यहाँ पर रेगुलेट करता है,
बैक्टीरिया में जो जीन रेगुलेशन होती है, बैक्टीरिया में कैसे यहाँ पर होगा, इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पर क्या होता है, जीन रेगुलेशन जो होगा, जीन रेगुलेशन ये होती है अकर्स एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ठीक है, बैक्टीरिया में जो यहाँ पर रेगुलेशन होता है ये किस लेवल पर होगा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। अब यहाँ पर ट्रांसलेशन लेवल पर नहीं होता। ठीक है, बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल पर यहाँ पर रेगुलेशन चलते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होता है। यूकेरियोट्स में हम 3 लेवल पर रेगुलेशन यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन लेवल, और ट्रांसक्रिप्शन में भी यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पर जो रेगुलेशन होती है एट द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन पर यहाँ पर क्या होती है ना, रेगुलेशन होती है किसमें, बैक्टीरिया में। ट्रांसक्रिप्शन में भी कहां पर यहाँ पर आ जाएगा, इनिशिएशन लेवल पर। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होता है कि बैक्टीरिया में रेगुलेशन कहां पर होगा, ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए के सिंथेसिस के टाइम पर यहाँ पर होता है, और आरएनए के सिंथेसिस के टाइम पर भी यहाँ पर कैसे है, इनिशिएशन टाइम पर यहाँ पर क्या रेगुलेशन यहाँ पे की जाती है। अब हम इसी प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन को मतलब ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कैसे रेगुलेशन होती है, या फिर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन पर कैसे यहाँ पे जीन को रेगुलेट किया जाता है, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, अब हम इसी को आगे फर्दर डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसी को आगे फर्दर डिटेल में यहाँ पर देखते, तो यहाँ पर आता है, अब ये जो जीन रेगुलेशन यहाँ पर होता है इन प्रोकैरियोट्स, ये कैसे यहाँ पर होगी, यहाँ पर होती है इट अकर बाय, ये कैसे यहाँ पर इट अकर बाय रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये कैसे यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होता है इट अकर बाय जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ठीक है, यहां पर ये कैसे यहाँ पर आता है, इट अकर बाय जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अब जीन रेगुलेटरी प्रोटीन में देखो कैसे यहाँ पर आता है, अब हमारे पास यहां पर ये होती है जीन रेगुलेटरी प्रोटीन जो जीन को रेगुलेट करते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं एट इनिशिएशन लेवल। इनिशिएशन लेवल पर ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रोटीन्स आते हैं जो रेगुलेट करने का काम करता है, तो यहाँ पर आते हैं जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर होगा जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अब ये जो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स है ये कैसे यहाँ पर है, ये आगे फर्दर होते हैं दो टाइप के जीन रेगुलेटरी प्रोटीन हैं। एक तो यहाँ पर आते हैं पॉजिटिव रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, एक तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव रेगुलेटरी प्रोटीन, और एक यहाँ पर आता है, एक होगा नेगेटिव रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, एक यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, तो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन में भी दो यहाँ पर होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेगुलेटरी प्रोटीन। अब ये जो पॉजिटिव रेगुलेटरी प्रोटीन है इसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं एक्टिवेटर। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, एक्टिवेटर। तो एक तो यहाँ पर क्या है, एक्टिवेटर यहाँ पर होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेंगे, रेगुलेट करते हैं। एक ऐसे नेगेटिव रेगुलेटरी प्रोटीन, इन्हें यहाँ पर क्या बोला जाता है, ये यहाँ पर आते हैं रिप्रेसर। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होंगे कि रिप्रेसर यहाँ पर आता है। तो बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर होता है, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएंगे, एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर आते हैं, किसमें, यहाँ पर बैक्टीरिया में। ठीक है, एक्टिवेटर और रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब देखो जो एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर का काम यहाँ पर क्या होता है ना, एक्टिवेटर का काम यहाँ पर ये होता है कि ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं, मतलब इनका काम यहाँ पर क्या होगा, इनका काम यहाँ पर होता है एक्टिवेटर ये करेंगे, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो हम बोलेंगे कि एक तरफ तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का रेट यहाँ पे इंक्रीज होगा, और इनका जो काम यहाँ पर होगा, इनका काम यहाँ पर क्या आता है, ये डिक्रीज करते हैं, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन के रेट को यहाँ पर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो इसी के बेसिस पे देखो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं ना, कि यहाँ पर अब ये जो पॉजिटिव रेगुलेटरी प्रोटीन है, मतलब जो एक्टिवेटर यहाँ पर है, ये ट्रांसक्रिप्शन रेट को इंक्रीज कर रहा है। अगर ये ट्रांसक्रिप्शन रेट को इंक्रीज कर रहा है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यहाँ पर अब ये जो होगी, ये यहाँ पर आती है पॉजिटिव रेगुलेशन।
ठीक है। तो अब रेगुलेशन भी कैसे यहाँ पर होगा, रेगुलेशन में यहाँ पे एक पॉजिटिव रेगुलेशन यहाँ पर होगा बाय द पॉजिटिव रेगुलेटरी प्रोटीन नोन एज द एक्टिवेटर, और एक यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। नेगेटिव रेगुलेशन यहाँ पर होगा विच इज अकर बाय द नेगेटिव रेगुलेटरी प्रोटीन नोन एज द रिप्रेसर। तो जब हम यहाँ पर जीन रेगुलेशन की बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर जीन रेगुलेटरी प्रोटीन आता है वो यहाँ पर करेंगे, तो एक एक्टिवेटर यहाँ पर, एक रिप्रेसर यहाँ पर आता है। एक्टिवेटर का काम यहाँ पर इंक्रीज करना है रेट को, और जो रिप्रेसर यहाँ पर होता है इनका काम यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज करना, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो जीन रेगुलेशन यहाँ पर होती है इट इज ऑफ टू टाइप, एक पॉजिटिव रेगुलेशन और एक यहाँ पर क्या, एक आता है यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेशन यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर एक्चुअल में किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज करने का काम करता है या फिर पॉजिटिव रेगुलेशन में रोल प्ले करता है, और ऐसे ही सेम यहाँ पर जो रिप्रेसर प्रोटीन आते हैं, रिप्रेसर कैसे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के रेट को डिक्रीज करने का काम करता है। तो ध्यान रखना जीन रेगुलेशन दो टाइप से यहाँ पर होगा, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब रेट को इंक्रीज करना, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटर और द रिप्रेसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसमें यहाँ पर ये आता है एक्टिवेटर्स, ठीक है। एक्टिवेटर्स यहाँ पर आता है। अब ये जो एक्टिवेटर होते हैं, एक्टिवेटर क्या करते हैं, इनका बेसिकली जो काम यहाँ पर होता है ना, अगर हम देखें इनका मेन काम होता है ना, ये बाइंड करते हैं, ये बाइंड करेंगे टू द आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये क्या करते हैं ना, आरएनए पॉलीमरेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फिर आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करते हैं, क्या करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी ना हम क्या देखते हैं, इनकी जो बाइंडिंग यहाँ पर होती है या फिर इंटरेक्शन जो यहाँ पर होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ, ये भी यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर होती है, ठीक है। दो टाइप यहाँ पर होगा। अब दो टाइप में, अब एक तो ये कैसे इंटरेक्शन यहाँ पर करता है, एक तो यहाँ पर ये शो करते हैं, एक आता है कोऑपरेटिव बाइंडिंग, ये शो करते हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ जो एक्टिवेटर यहाँ पर होता है, ठीक है। और एक यहाँ पर क्या शो करता है, यहाँ पर ये शो करेंगे एलोस्टेरिक, ठीक है। यहाँ पर ये क्या शो करते हैं, एलोस्टेरिक बाइंडिंग। तो एक्टिवेटर की जो बाइंडिंग यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर होगा कोऑपरेटिव और एक यहाँ पर आता है एलोस्टेरिक बाइंडिंग। अब कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब होता क्या है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जो एक्टिवेटर यहाँ पर होते हैं, एक्टिवेटर बाइंड करते हैं, बाइंड्स टू डीएनए, ठीक है, डीएनए के साथ बाइंड करेंगे एंड ये साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली ये इंटरेक्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट विद दी आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, आरएनए पॉलीमरेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज के साथ इंटरेक्ट करके फिर ये इनकी हेल्प करते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि फर्स्ट जो यहाँ पर होगा, जो बाइंडिंग जो यहाँ पर होती है वो कैसे यहाँ पर होगा कि ये पहले डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही के साथ यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के साथ भी क्या करेंगे, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करेंगे। और ये क्या करते हैं, ये करते हैं ब्रिंग दी आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को ब्रिंग करते हैं टू दी डीएनए, ठीक है, डीएनए पर लेकर आता है आरएनए पॉलीमरेज को, और इसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, इसी को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसे यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर होता है रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो इसी को यहाँ पर क्या बोला, ये यहाँ पर कोऑपरेटिव बाइंडिंग यहाँ पर हुआ कि एक्टिवेटर ने यहाँ पर डीएनए के साथ तो इंटरेक्ट किया, इसी के साथ साथ इसने यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज को भी डीएनए पर रिक्रूट किया, तो यहाँ पर आता है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो एक तो यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर एक्टिवेटर जो यहाँ पर होते हैं, ये क्या करता है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करता है, मतलब ये जो यहाँ पर डीएनए होगा, डीएनए के साथ बाइंड करके फिर ये साथ में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज को भी यहाँ पर क्या करता है, मतलब उसके साथ भी इंटरेक्ट यहाँ पे करता है, ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पर आता है एलोस्टेरिक बाइंडिंग। अब ये एलोस्टेरिक बाइंडिंग यहाँ पर देखना कि इसमें यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखेंगे एलोस्टेरिक बाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर होगा एलोस्टेरिक बाइंडिंग। देखो इसमें अब इसमें यहाँ पर क्या होता है एलोस्टेरिक बाइंडिंग में, अब यहाँ पर अब ये जो एक्टिवेटर है, ठीक है, अब ये एक्टिवेटर क्या करता है, ये इंटरेक्ट करते हैं विद दी आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ये जो एक्टिवेटर यहाँ पर होता है, एक्टिवेटर यहाँ पर क्या करेंगे, ये करते हैं एक्टिवेटर्स इंटरेक्ट विद दी, एक्टिवेटर बाइंड्स विद आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ यहाँ पर क्या किया, बाइंड किया। अब देखो एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक का मतलब ही होता है कंफर्मेशनल चेंजेस करना,
ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंजेस यहाँ पे करते हैं। तो अब ये इंटरेक्ट करता है, बाइंड करता रहने पोलिमरेज के साथ, और ये फिर क्या करता है, ये करेंगे स्टिमुलेट्स कन्फर्मेशनल चेंजेस, स्टिमुलेट करेंगे कन्फर्मेशनल चेंजेस करते हैं इन आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज में ये क्या करते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस करेंगे। तो एक्टिवेटर बाइंड करता है विद द आरएनए पॉलीमरेज, और ये फिर आरएनए पॉलीमरेज में कन्फर्मेशनल चेंजेस करता है। अब कन्फर्मेशनल चेंजेस से यहाँ पर होता क्या ना, कन्फर्मेशनल चेंजेस से अब यहाँ पर होती है, यहाँ पर होगा कन्वर्जन ऑफ क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स की कन्वर्जन होती है इनटू ओपन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स हैं ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है इनटू ओपन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है एलोस्टेरिक बाइंडिंग। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो तरीके से यहाँ पर आता है, जो एक्टिवेटर यहाँ पर होते हैं ये क्या करते हैं, दो तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। कैसे, एक तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग को शो करते हैं, दूसरा जो यहाँ पर आता है, दूसरा यहाँ पर होगा एलोस्टेरिक बाइंडिंग। कोऑपरेटिव बाइंडिंग में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इनकी जो बाइंडिंग यहाँ पर होती है वो क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को भी साथ में यहाँ पे रिक्रूट करेगा। एलोस्टेरिक में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, जिससे यहाँ पे क्लोज कॉम्प्लेक्स से क्या बनता है, ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करता है, एक्टिवेटर्स आके बाइंड करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है रिप्रेसर कैसे इंटरेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आता है रिप्रेसर कैसे रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब देखो, अब जैसे जो एक्टिवेटर था, एक्टिवेटर क्या कर रहा था, आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड कर रहा था। अब ऐसे जो अब ये जो रिप्रेसर होता है, रिप्रेसर बाइंड करता है, ये बाइंड करेगा टू दी ऑपरेटर रीजन और डीएनए पर ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट है, उसके साथ जाके क्या करता है, ये बाइंड करता है। ठीक है, जैसे ये ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड करता है, अब ये एक्चुअल में क्या करता है, ये ब्लॉक द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को क्या करता है, ये ब्लॉक करेगा, किसके साथ, टू डीएनए। तो रिप्रेसर यहाँ पर क्या करता है, रिप्रेसर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है। तो होता क्या है, जब हम यहाँ पर ये डीएनए का सीक्वेंस यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये डीएनए का सीक्वेंस होगा। अब ट्रांसक्रिप्शन होना है तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट होगा। हमने किया ना कि यहाँ पे प्रमोटर होता है, प्रमोटर से ही फिर आगे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू होती है। अब इससे में ना यहाँ पर अब एक रीजन यहाँ पर आता है जिसे ऑपरेटर यहाँ पे बोला जाता है, और ये ऑपरेटर इस प्रमोटर से ओवरलैप करता है। ठीक है, ऑपरेटर जो यहाँ पे रीजन है, ये जो प्रमोटर है, प्रमोटर से ओवरलैप करेगा। तो अब क्या होता है, इस ऑपरेटर पर यहाँ पर अब ये किसके बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग है रिप्रेसर की। ठीक है, रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड होता है। अब क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर आके बाइंड किया, तो अब इस केस में यहाँ पर अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये अब प्रमोटर रीजन में बाइंड नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आया, ठीक है, अब ये जो यहाँ पर हुआ, अब ये जो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज होगा, ये क्या करेगा, ये अब बाइंड नहीं कर पाएगा टू दी प्रमोटर। ठीक है, अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, इट विल नॉट बाइंड टू प्रमोटर। ठीक है, ये अब बाइंड नहीं करेगा किसके साथ, टू दी प्रमोटर के साथ इसकी बाइंडिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या किया, इस रिप्रेसर ने इस आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को प्रिवेंट कर दिया। हेंस अब जो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर है वो नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन को यहाँ पर क्या किया, ब्लॉक किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, जब भी हम यहाँ पे रेगुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो टाइप के प्रोटीन्स करते हैं, वन इज एक्टिवेटर एंड अनदर वन इज द रिप्रेसर प्रोटीन। हम इनको विद एग्जांपल भी डिटेल में देखेंगे कि एक्टिवेटर कैसे यहाँ पर रोल प्ले करता है, रिप्रेसर कैसे यहाँ पर आता है। ठीक है, तो एक्टिवेटर रिप्रेसर का सबको क्लियर होगा कि किस तरीके से यहाँ पर इंटरेक्शन यहाँ पर करते हैं और कैसे यहाँ पर मतलब ये एक्टिवेटर ट्रांसक्रिप्शन रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखो हमने यहाँ पर ना जीन रेगुलेशन करना है। तो जीन रेगुलेशन में ना जब भी हम प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन की बात करते हैं या फिर जो बैक्टीरिया में जो जीन रेगुलेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, हम जो मेनली करते हैं, तो बैक्टीरिया में हम करते हैं ओपेरॉन मॉडल करते हैं। तो ओपेरॉन मॉडल में जैसे लैकोपेरॉन आता है, ट्रिप्टोफेनोपेरॉन आता है, यही एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन के एग्जांपल्स बनते हैं इन बैक्टीरिया। तो हमने लैकोपेरॉन और ट्रिप्टोफेनोपेरॉन दोनों को डिटेल में देखना है।
बट उन ऑपरॉन मॉडल को समझने से पहले ना हमें कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो हमें पहले क्लियर रखनी है। जीन एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग, रेगुलेशन के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स यहाँ पर आते हैं वो हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद ही फिर हम आगे चलेंगे यहाँ पे लैकोपेरोन पर। तो पहले हमने यहाँ पे एक्टिवेटर रिप्रेसर के बारे में समझा जो रेगुलेशन का पार्ट यहाँ पर होता है, कैसे इनकी बाइंडिंग यहाँ पर है, बाइंडिंग से ये आगे कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करता है ट्रांसक्रिप्शन रेट को, ये भी हमने देखा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमने यहाँ पर समझना है, नेक्स्ट जो यहाँ पर आएगा, अब जीन रेगुलेशन में ही ना अब हमारे पास ना दो बहुत कॉमन टर्म्स है जो यूज होती है, ठीक है। एक तो जो यहाँ पर आता है, एक आता है बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये आगे लैकोप्रोन में आएगा भी, ठीक है, फिर से दोबारा से पूछा जाएगा आप लोगों से ना, तो ध्यान रखना। तो एक यहाँ पर आता है बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, एक आता है बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और एक यहाँ पर आता है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, एक यहाँ पर आता है, एक होगा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ जीन, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ जीन, और इसी को और यहाँ पर बोला जाता है, ये होते हैं हाउसकीपिंग जीन्स, ठीक है, इन्हें और क्या बोलते हैं, हाउसकीपिंग जीन्स। तो ये दोनों टर्म्स है, दोनों टर्म्स को ध्यान में रखना कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, या फिर यहाँ पर क्या होता है हाउसकीपिंग जीन्स, यहाँ पर या बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन होती क्या। पहले तो एक चीज समझो, बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है क्या। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये करते हैं कि जो एक्टिवेटर और जो रिप्रेसर है इनका काम क्या है, इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है ना, पहले तो एक चीज समझो, हम रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चीज एक ये क्या होता है, अब सेल में इतने सारे जीन प्रेजेंट है, अब जितने भी जीन्स हैं वो सबके जीन्स ऐसा तो है ना कि एक ही टाइम पे सब एक्सप्रेस करता है, या फिर ऐसे समझो कोई भी जीन या फिर कोई भी प्रोटीन सेल में तभी बनता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब जैसे सपोज हमने कुछ भी फूड ईट किया, या फिर बैक्टीरिया है, जैसे बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया में यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एक कोई भी बायोमोलिक्यूल यहाँ पर दिया, तो अब उसको वहां पर डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम्स है वो सिर्फ और सिर्फ तभी बनेंगे जब वो मॉलिक्यूल बॉडी में प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल सेल को दिया जाएगा तभी वो उसके क्या करेगा, वहां पे एंजाइम्स को बनाएगा। या फिर ऐसे समझो कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो सेल है, सेल हर टाइम यहाँ पे क्या करता है, हर एक टाइप के प्रोटीन को, हर एक टाइप के एंजाइम को बना रहा है, वो सिर्फ तब भी उन प्रोटीन और उन एंजाइम्स को बनाता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज वहां पे अननेसेसरीली कोई भी वहां पे जो प्रोटीन है वो नहीं बनता है, कोई भी जीन एक्सप्रेस अननेसेसरीली वैसे नहीं एक्सप्रेस करता रहता है, जब उसकी जरूरत होती है तभी उसे एक्सप्रेस करवाया जाता है, ठीक है। अब एक्टिवेटर रिप्रेसर का काम क्या है, एक्टिवेटर रिप्रेसर का यही काम है कि जब उस जीन की जरूरत है तब तो क्या करना, उसके ट्रांसक्रिप्शन रेट को बढ़ा देना, जिससे अब यहाँ पर क्या है, उसका एक्सप्रेशन ज्यादा चाहिए उस प्रोटीन का, उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, एक्सप्रेशन ज्यादा होगा तो प्रोटीन ऑटोमेटिकली ज्यादा बनेगा, ठीक है। और जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो रिप्रेसर आएगा, रिप्रेसर क्या करेगा, उसके जो जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को कम कर देगा, क्योंकि अब उसके सेल में रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है। तो जितने भी जीन्स सेल में प्रेजेंट होते हैं सबकी रिक्वायरमेंट एट द सेम टाइम, सबकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती है, कभी किसी जीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, कभी किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होती है, कभी किसी की ज्यादा, कभी किसी की ज्यादा कम होगा। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे रेगुलेशन चलता है कि यहाँ पर अब कैसे जो जीन है, इस जीन की अगर रिक्वायरमेंट है, जीन से जो प्रोटीन बनेगा उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसके एक्सप्रेशन को बढ़ाया जाएगा, जब उसके रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसके एक्सप्रेशन को कम किया जाएगा। तो एक्चुअल में यही रेगुलेशन होता है, ठीक है। जब जिस चीज की जरूरत है उसको तभी बनाना, जब उसकी जरूरत नहीं है तब उसको नहीं बनाना, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होता है, ये एक नॉर्मल सेल की बेसिक नीड होती है, ठीक है, इसलिए हम रेगुलेशन यहाँ पे पढ़ते हैं, रेगुलेशन इसी का यहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब नॉर्मली ना जो एक्टिवेटर और रिप्रेसर का काम होता है, एक्टिवेटर और रिप्रेसर का काम इतना होता है कि एक जीन की जो एक्सप्रेशन है या फिर जो ट्रांसक्रिप्शन है उसे इंक्रीज करना या फिर क्या कर देना, डिक्रीज करना। बट जब हम यहाँ पर सेल में देखते हैं तो सेल में हर एक जो जीन होता है वो एक मिनिमल अमाउंट में सिंथेसाइज करता रहता है, एक बेसल लेवल पे हर एक जीन की सिंथेसिस होती है। इस चीज को ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजन रहता है इस जीन में ना। यूजुअली ऐसे समझा जाता है कि एक्टिवेटर की प्रेजेंस में ही जीन एक्सप्रेस करता है, रिप्रेसर की अब प्रेजेंस में जीन एक्सप्रेस नहीं करता। एक्चुअल में एक्सप्रेशन का रोल नहीं होता एक्टिवेटर और रिप्रेसर का, इनका काम यहाँ पर क्या होता है, एक्सप्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने का रोल होता है।
जैसे देखो, जब भी जीन की रिक्वायरमेंट होगा तो उसको बढ़ाने का काम एक्टिवेटर करेगा, कम करने का काम रिप्रेसर करेगा, बट एक मिनिमल अमाउंट में, एक मिनिमल वैल्यू पे हर एक जीन क्या करता रहता है, एक्सप्रेस करता रहता है। उसको मिनिमल अमाउंट से बढ़ाने का काम एक्टिवेटर का है और उसको मिनिमल अमाउंट से कम करने का काम किसका होता है, रिप्रेसर का होता है। तो रिप्रेसर और एक्टिवेटर यहाँ पर क्या करते हैं, जो जीन ऑलरेडी एक्सप्रेस कर रहा है उनकी एक्टिविटी को या फिर उनके एक्सप्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है। वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि एक्सप्रेशन को ऑन या ऑफ नहीं करते, कि ऐसा नहीं कि एक्टिवेटर जब तक बाइंड नहीं करेगा तब तक जीन एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, या फिर रिप्रेसर जब जाके बाइंड करेगा तो कंप्लीटली मतलब डिसऑन कर देगा कि अब ये जीन एक्सप्रेस ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है। एक मिनिमल लेवल पर हर एक जीन एक्सप्रेस कर रहा होता है सेल में, बस उसके एक्सप्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम कौन यहाँ पर करता है, वो यहाँ पे एक्टिवेटर और रिप्रेसर आते हैं। ठीक है, अब ये जो मिनिमल लेवल पर जो सिंथेसिस चलती रहती है किसी भी जीन की, इसको बोला जाता है बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इट इज द मिनिमल लेवल ऑफ सिंथेसिस। ये मिनिमल अमाउंट में सिंथेसिस यहाँ पर होता है ऑफ एवरी टाइप ऑफ जीन, इसी को बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। तो हर एक जीन की एक बेसल अमाउंट है जो सेल में बनती रहती है, एक्टिवेटर और रिप्रेसर जस्ट उनको इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या यहाँ पर होगा, इट इज मिनिमल सिंथेसिस ऑफ मिनिमल अमाउंट में यहाँ पर क्या होगी, सिंथेसिस यहाँ पर आती है, सिंथेसिस ऑफ जीन। सिंथेसिस ऑफ जीन है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए इसको बोलेंगे। ठीक है, मिनिमल सिंथेसिस ऑफ आरएनए या फिर मिनिमल एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज मिनिमल एक्सप्रेशन ऑफ जीन, कि एक मिनिमम अमाउंट में हर एक जो जीन है वो एक्सप्रेस करता ही रहता है। इसे बोला जाता है बेसल लेवल, कि एक बेस लाइन है, इस बेस लाइन पर तो हर एक जीन सिंथेसाइज कर ही रहा है, ट्रांसक्राइब कर ही रहा होता है, इवन इन एब्सेंस ऑफ एक्टिवेटर और रिप्रेसर। ठीक है, एक बेसल लेवल पे सिंथेसिस चलती रहती है, बस इसको बढ़ाने और कम करने का काम कौन करता है, एक्टिवेटर और रिप्रेसर। तो ये तो बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आता है। अब इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड हमने बोला कॉन्स्टिट्यूटिव या फिर हाउसकीपिंग जीन। अभी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, अभी जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता है ना, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का मतलब है कि ये जो यहाँ पर टाइप ऑफ जीन होते हैं, ये जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन होगा ये रहेगा ऑलवेज ऑन। ऑलवेज ऑन का मतलब क्या है, सेल के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो एक फिक्स्ड रेट पर, एक कांस्टेंट रेट पर ऑल द टाइम सेल में सिंथेसाइज करते रहते हैं। इवन तो रिप्रेसर आके बाइंड भी कर जाए, रिप्रेसर भी उनका जो फिक्स्ड रेट ऑफ यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उसे कम नहीं कर सकता। सेम ऐसे जो एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर उनके रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनका एक फिक्स्ड रेट और एक कांस्टेंट रेट पर सेल में एक्सप्रेशन चलता रहता है, तो उस एक्सप्रेशन को कॉन्स्टिट्यूटिव बोला जाता है। कि यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑल द टाइम इरिस्पेक्टिव की उनकी जरूरत है नहीं है, उनके एक्सप्रेशन को इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन होते हैं वो सेल में ऑल द टाइम इन एवरी कंडीशन एक्सप्रेस करते रहते हैं। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन बोला जाता है। कि आप एक्टिवेटर डाल दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रिप्रेसर डाल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको जिस अमाउंट में जिस फिक्स्ड कांस्टेंट रेट पर सिंथेसाइज करना है वो एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को बोला जाता है क्या, कॉन्स्टिट्यूटिव। बेसल लेवल में हमने क्या किया, बेसल लेवल का मतलब है कि कोई भी जीन एक बेस लाइन पे बनता रहेगा, बेस लाइन पे बनता रहेगा, तो उसके एक्सप्रेशन उसको बेस लेवल से बढ़ाने का काम एक्टिवेटर कर रहा है, बेस लेवल से नीचे लेके आने का काम कौन कर रहा है, रिप्रेसर। तो इनका एक्सप्रेशन डिपेंड करता है, एक्टिवेटर रिप्रेसर पर डिपेंड करेगा बेसल लेवल में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या है कि यहाँ पर एक्टिवेटर डाल दो या रिप्रेसर डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जीन एक फिक्स्ड रेट में सिंथेसाइज कर रहा है, एक कांस्टेंट रेट में सिंथेसाइज कर रहा है, वो इसी ही रेट पे सिंथेसाइज करता रहेगा। यहाँ पर अब एक्टिवेटर रिप्रेसर की प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन या फिर इसे जीन एक्सप्रेशन हाउसकीपिंग जीन बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आते हैं देयर आर सम जीन्स। ठीक है, कुछ जीन्स यहाँ पर होता है जो क्या करते हैं, दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, ये खुद को एक्सप्रेस करते हैं एट अ कांस्टेंट रेट, एक कांस्टेंट रेट पर सिंथेसाइज करते हैं, कांस्टेंट रेट और एक फिक्स्ड रेट पर यहाँ पर क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं इन अ सेल में सिंथेसाइज करेंगे ऑल द टाइम। ठीक है, क्या करते हैं, पूरा टाइम सिंथेसाइज करते हैं और यहाँ पर क्या होता है, फिक्स्ड रेट पर यहाँ पर ये
चलता रहता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन यहाँ पर कैसा होता है, इट इज ऑलवेज ऑन, ठीक है। ये कैसा होगा, ये ऑलवेज ऑन रहेगा। तो यहाँ पे एक्टिवेटर आए, रिप्रेसर आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज ही ऑन रहता है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो ध्यान रखना बेसल लेवल का मतलब क्या है और कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का मतलब होता क्या है, ठीक है। अब हमने एक तो यहाँ पे ये समझा, ठीक है, कि यहाँ पर क्या आता है, एक बेसल लेवल एक्सप्रेशन और एक कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन यहाँ पर आता है। अब इसी के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास ना देखो क्या होता है, अब हमारे पास ना कुछ रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर आते हैं कुछ, यहाँ पर होंगे रेगुलेटरी एलिमेंट्स। रेगुलेटरी एलिमेंट्स मतलब डीएनए का पार्ट, एलिमेंट्स हमेशा ही डीएनए होता है, ठीक है। रेगुलेटरी एलिमेंट्स होंगे, तो रेगुलेटरी एलिमेंट्स में यहाँ पर अब दो टाइप के रेगुलेटरी एलिमेंट्स आता है। एक तो यहाँ पर होता है सिस रेगुलेटरी एलिमेंट, ठीक है। सिस रेगुलेटरी एलिमेंट जैसे हम स्प्लाइसिंग में करते हैं, सिस स्प्लाइसिंग, ट्रांस स्प्लाइसिंग, ठीक है, वहां पर भी एक बेसिक मीनिंग बताया था सिस एंड ट्रांस का। ऐसे सेम यहाँ पर सिस रेगुलेटरी एलिमेंट और यहाँ पर ये आते हैं ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट, ठीक है, सिस एंड ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट। तो जब हम डीएनए में यहाँ पर सीक्वेंस देखते हैं तो दो टाइप के यहाँ पर क्या होंगे, एलिमेंट यहाँ पर आते हैं, एक सिस रेगुलेटरी एलिमेंट और एक आता है ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट। अब देखो जो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट होते हैं, अगर हम बेसिक इसमें देखें, सिस रेगुलेटरी एलिमेंट ना एक्चुअली में नॉन कोडिंग होते हैं, मतलब इनसे आगे कोई भी प्रोटीन नहीं बनता, ये नॉन कोडिंग एलिमेंट है। लेकिन जो ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट होते हैं ना, ये क्या है, ये एक्चुअल में कोडिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कोडिंग एलिमेंट यहाँ पर आता है, तो इससे ना जब ये कोडिंग एलिमेंट है तो अब इनसे यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो जो ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट जो यहाँ पर आता है, जो कोडिंग एलिमेंट जो यहाँ पर होंगे, इनसे आगे जो प्रोटीन बनते हैं ना, अब उन्हें यहाँ पे ट्रांस फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर आता है ट्रांस फैक्टर, मतलब ट्रांस प्रोटीन यहाँ पर होंगे, ट्रांस फैक्टर यहाँ पर आता है। तो हम एक्चुअल में जो डिफरेंस करते हैं, इट इज बिटवीन द सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एंड द ट्रांस फैक्टर, ठीक है, ट्रांस प्रोटीन। क्योंकि ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट अब क्या करता है, एक्सप्रेस करके यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे बनाता है, ट्रांस प्रोटीन यहाँ पे बनाता है, ठीक है। अब देखो ये होते क्या है, अब दोनों में क्या फर्क यहाँ पर होता है। अब जब हम सिस रेगुलेटरी एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, रेगुलेटरी मतलब इनका काम क्या, रेगुलेशन का। तो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट जो यहाँ पर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ सेम जीन, ठीक है। ये सेम जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे। सेम जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने से मतलब क्या है, जिस जीन का ये पार्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ उसे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे। ये करते हैं कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ सेम जीन, ठीक है, कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ सेम जीन, जिसका यहाँ पर क्या होंगे, ये पार्ट होंगे, ठीक है। ये उसी का यहाँ पर क्या करता है, एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। लेकिन जो ट्रांस फैक्टर जो यहाँ पर है, ये क्या करते हैं, ये करेंगे कंट्रोल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ सेम जीन, सेम जीन या फिर इट्स जीन भी लिख सकते हो, एंड अदर जीन। ये जिस जीन का पार्ट है उसको भी रेगुलेट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये किसी दूसरे जीन को भी जाकर क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो रेगुलेटरी एलिमेंट्स में यहाँ पर क्या क्या जाता है, इसमें यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक तो यहाँ पर सिस रेगुलेटरी आता है, एक इसमें ट्रांस फैक्टर यहाँ पर आता है। तो ट्रांस फैक्टर का काम क्या है कि ये सेम जीन के एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करता है और ये दूसरे जीन के भी एक्सप्रेशन को क्या करता है, यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पे सिस रेगुलेटरी एलिमेंट है, ये कैसे यहाँ पर होता है, ये एलीलिक स्पेसिफिक है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एलील को ही क्या करेंगे, ये रेगुलेट करेंगे, एलीलिक स्पेसिफिक होता है। लेकिन जो ट्रांस रेगुलेटरी फैक्टर जो यहाँ पर आते हैं, ये कैसे, ये यहाँ पर आते हैं एलीलिक नॉन स्पेसिफिक। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही एलील को करेंगे, ये किसी और को भी कर सकते हैं, ये एलीलिक नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ये कैसे यहाँ पर ये आते हैं एलीलिक नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे इसको समझेंगे। अब जब हम सिस रेगुलेटरी एलिमेंट की बात करते हैं तो इसमें जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं प्रोमोटर, प्रोमोटर सिस रेगुलेटरी एलिमेंट में है, ऑपरेटर, ठीक है, ये सब नॉन कोडिंग होते हैं। इनसे आगे ऐसा नहीं कि कोई आगे प्रोटीन बनता है, प्रमोटर है, ऑपरेटर आता है, ठीक है, जैसे और यहाँ पर आते हैं एनहांसर्स, एनहांसर्स होते हैं, ठीक है, और जैसे यहाँ पर कुछ इंसुलेटर्स यहाँ पर आते हैं। तो ये सब यहाँ पर क्या, यहाँ पर सिस रेगुलेटरी एलिमेंट के एग्जांपल्स आता है जो नॉन कोडिंग यहाँ पर होगा, जिनका काम यहाँ पर क्या, रेगुलेशन का। अब देखो कैसे, अब हमारे पास एक यहाँ पे ये जीन है, ठीक है, ये यहाँ पे डीएनए है, ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है प्रमोटर, ठीक है, ये डीएनए यहाँ पर हुआ तो इसमें यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये ऐसे ये प्रेजेंट होगा प्रमोटर, ठीक है। आगे कुछ यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा जीन।
अब ये जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ इसी जीन को रेगुलेट कर सकता है, ठीक है, जिसका ये पार्ट है, जिस जीन का, सिर्फ उसी को रेगुलेट करेगा। अब ऐसा नहीं होता है कि जो प्रमोटर यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक कोई अनदर जीन है, ठीक है, यहाँ पर कोई ये जीन 1 यहाँ पर है और ऐसे यहाँ पर ये कुछ जीन 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका यहाँ पे प्रमोटर। अब ये जो प्रमोटर है, अब ये प्रमोटर इस जीन को रेगुलेट नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर सकता ना, क्योंकि इस जीन का प्रमोटर यहाँ पर क्या है, ये होगा, ये इस जीन को रेगुलेट करेगा। तो हम इस टाइप के जो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो यहाँ पे किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इन्हें यहाँ पर क्या बोला जाता है, इन्हें यहाँ पर हम बोलते हैं, ये यहाँ पर आते हैं सिस रेगुलेटरी एलिमेंट। जैसे प्रमोटर, प्रमोटर जिसका पार्ट है सिर्फ और सिर्फ उसे ही रेगुलेट कर सकता है, ये और किसी को रेगुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये यहाँ पर आते हैं, क्या हो जाएंगे, सिस रेगुलेटरी एलिमेंट यहाँ पर आते हैं। अब जैसे ट्रांस में देखो, ट्रांस फैक्टर जो यहाँ पर होंगे, ट्रांस फैक्टर में एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आता है रिप्रेसर, ठीक है, ट्रांस में जैसे यहाँ पर क्या रिप्रेसर आता है, रिप्रेसर यहाँ पर क्या, यहाँ पर होगा प्रोटीन, ठीक है, रिप्रेसर यहाँ पर आता है। अब देखो रिप्रेसर कैसे काम करेगा, अब ऐसे ही यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हमने यहाँ पर बनाए 2 डीएनए, मतलब जैसे यहाँ पर अलग अलग एलील बनाए, जैसे यहाँ पर ये एलील ये था और ये स्मॉल ए था, तो अब ये ए का एलील प्रमोटर इसी को रेगुलेट करेगा, ठीक है, इसी को यहाँ पर करेगा, तो फिर यहाँ पे एलिलिक स्पेसिफिक यहाँ पे बने। अब ये कैसे कि एलिलिक नॉन स्पेसिफिक है, तो इसमें देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, अब ये है, ठीक है, 2 डीएनए यहाँ पर है, ठीक है, 2 डीएनए यहाँ पर आए। अब इसमें देखो, अब दोनों में ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ऐसे प्रमोटर, ठीक है, ऐसे प्रमोटर, और प्रमोटर को ओवरलैप करता हूँ यहाँ पर क्या है, ये ऑपरेटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ओ मतलब यहाँ पे ऑपरेटर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर अब ये आता है, यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन आता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, ये इधर ऑपरेटर के साथ भी जाके बाइंड कर सकता है और ये इधर भी जाके बाइंड कर सकता है, दोनों जगह पे। इसको कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड करेगा, यहाँ पर बाइंड करने के लिए कोई दूसरे रिप्रेसर आएगा, ऐसा नहीं होता। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये क्या कर सकता है, यहाँ पर भी बाइंड कर सकता है, यहाँ पर भी बाइंड कर सकता है, दोनों जगह पे बाइंड कर सकता है। तो मतलब अब ये क्या कर सकता है, अब ये इस एलील के एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल कर सकता है, इस एलील के एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। तो हमने इसको यहाँ पर क्या बोला, इट इज एलिलिक नॉन स्पेसिफिक, और इसका जो एक्सप्रेशन यहाँ पर कहाँ पर आता है, दोनों के साथ यहाँ पर ये करेगा, ठीक है, दोनों एलील को यहाँ पर करेगा, तो ये यहाँ पर ट्रांस रेगुलेटरी फैक्टर यहाँ पर आता है, ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना, सिस रेगुलेटरी और ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट होते क्या है, इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं सिस रेगुलेटरी एलिमेंट को और ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट को। तो जितने भी नॉन कोडिंग होता है, जैसे प्रमोटर है, ऑपरेटर है, ये सब यहाँ पे सिस में आता है, और जो फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं, जो आगे प्रोटीन्स बनाता है, जो आगे क्या कर सकता है, किसी और के साथ जाके बाइंड कर सकता है, तो वो यहाँ पर आता है, ट्रांस फैक्टर यहाँ पर आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये समझा है सिस एंड ट्रांस वाला पॉइंट हमने समझा। इसके बाद हमने यहाँ पर, इससे पहले हमने बेसल लेवल वाला कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन समझा है। इससे पहले हमने एक्टिवेटर रिप्रेसर के बारे में समझा कि एक्टिवेटर की बाइंडिंग कैसे होती है, रिप्रेसर की बाइंडिंग कैसे होती है, ठीक है, हमने ये पार्ट यहाँ पर देखे। अब जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट में, अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है ओपेरॉन मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट जो अब यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर आते हैं ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन मॉडल इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे ओपेरॉन मॉडल। अब ओपेरॉन मॉडल जो अगर हम देखें, जो ओपेरॉन मॉडल यहाँ पर है, इट इज फॉर्मुलेटेड बाय, it is formulated by Jacob and Monod। ये साइंटिस्ट यहाँ पर आता है जिन्होंने यहाँ पर क्या किया है, ओपेरॉन मॉडल इन प्रोकैरियोट्स को फॉर्मुलेट किया है, जैकोब एंड मोनोड। अब देखो ये ओपेरॉन एक्चुअल में होता क्या है, या फिर ये ओपेरॉन मॉडल होते क्या है। अब ओपेरॉन देखो यहाँ पर होगा क्या, ओपेरॉन से मतलब यहाँ पर क्या है, पहले ओपेरॉन को यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। ओपेरॉन यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर होता है ग्रुप ऑफ जीन्स, ये होगा इट इज अ ग्रुप ऑफ जीन्स, ग्रुप ऑफ जीन्स, ये कैसे यहाँ पर होंगे, जॉइंटली ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है, ग्रुप ऑफ जीन्स जो एक साथ ट्रांसक्राइब करते हैं। ओपेरॉन इज अ ग्रुप ऑफ जीन्स जॉइंटली ट्रांसक्राइब्ड एंड whose expression is, whose expression, जिनका जो एक्सप्रेशन होता है, एक तो पहले ये एक साथ यहाँ पर क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है, और इनका जो यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है वो भी कैसे एक साथ ही रेगुलेट होता है। whose expression is jointly regulated, ठीक है,
इसे बोला जाता है, इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ओपेरॉन। ठीक है, इसे ओपेरॉन बोला जाता है। ठीक है, कि जहां पर अब एक जीन नहीं होगा, अब यहाँ पे बहुत सारे जीन आता है। ठीक है, अब उन जीन का ग्रुप में मतलब एक साथ यहाँ पर किया जाता है, साथ में वो ट्रांसक्राइब करते हैं और साथ में उनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, तो इसे यहाँ पर बोला जाता है यहाँ पर ये ओपेरॉन। ठीक है, अब ये जो ओपेरॉन यहाँ पर होता है, इट इज यूनिट ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर आता है इट इज यूनिट ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन। बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन की यूनिट यहाँ पर आते हैं ओपेरॉन। तो बैक्टीरिया में ही ओपेरॉन प्रेजेंट होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ओपेरॉन जनरली नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर आता है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन है एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा और किसी में ये प्रेजेंट नहीं होता। अब जब हम यहाँ पे ओपेरॉन मॉडल की बात करते हैं, तो ओपेरॉन मॉडल में देखो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है। यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इट इंक्लूड्स, देखो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब ओपेरॉन में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर आता है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रमोटर्स, प्रमोटर प्रेजेंट होता है, एंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सिस रेगुलेटरी एलिमेंट। तो यहाँ पर आते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होंगे, प्रमोटर है, एंड सिस रेगुलेटरी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ना देखो यहाँ पर, तो कैसे यहाँ पर होगा, जैसे ये यहाँ पर डीएनए है। ठीक है, अब इस डीएनए में यहाँ पर ऐसे ये प्रमोटर प्रेजेंट है, प्रमोटर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ऑपरेटर रीजन आता है, प्रमोटर को ही यहाँ पर ओवरलैप करता हुआ ऐसे यहाँ पर ये ऑपरेटर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या होता है ना, अब यहाँ पर ऐसे क्या होता है, जीन प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है जीन 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होगा जीन 2, ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट है जीन 3। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो 3 जीन जो यहाँ पर है, इनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या है, सिंगल प्रमोटर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पे ग्रुप ऑफ जीन हुआ, इन ग्रुप ऑफ जीन को रेगुलेट इसको कैसे किया जाएगा, एक ही ऑपरेटर यहाँ पे इसको रेगुलेट कर रहा है, एक ही यहाँ पे सिंगल प्रमोटर है। सिंगल प्रमोटर से 3 जीन का यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा और तीनों जीन की जो रेगुलेशन है वो एक साथ यहाँ पर होगी। तो इस पूरे को यहाँ पर क्या बोला जाता है, ओपेरॉन। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ यहाँ पर ये रेगुलेटरी एलिमेंट्स है और यहाँ पर जो जीन आता है, इसे को यहाँ पर ओपेरॉन बोला जाता है। और ये जो यहाँ पर आते हैं, ये जो जीन यहाँ पर होंगे, इन्हें यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स बोलते हैं। ठीक है, इन्हें यहाँ पर क्या है, इन्हें यहाँ पे बोला जाता है स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, इन्हें स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पे बोला जाता है। तो ये एक्चुअल में यहाँ पर आता है ओपेरॉन। ठीक है, तो ओपेरॉन की डेफिनेशन सबको क्लियर है ना कि ओपेरॉन होते क्या है। ठीक है, जैकोब मोनोड ने यहाँ पर इसे किया था। तो ऐसे मतलब ग्रुप ऑफ जीन जिनको एक साथ ट्रांसक्राइब किया जाता है, जिनका यहाँ पर जो रेगुलेशन होगा वो भी एक साथ होता है, उन्हें यहाँ पर ओपेरॉन बोला जाता है। अब ये जो ओपेरॉन मॉडल जो यहाँ पर आता है, ये अब आगे 2 टाइप का होता है। ठीक है, अब ये जो ओपेरॉन मॉडल आते हैं, ओपेरॉन मॉडल यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप। ठीक है, 2 टाइप के यहाँ पर आते हैं। तो अब ये जो यहाँ पर आते हैं ओपेरॉन मॉडल, ये कैसे यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर आता है 2 टाइप। अब 2 टाइप में देखो कौन कौन सा यहाँ पर होंगे। एक तो यहाँ पर आता है इंड्यूसिबल सिस्टम। ठीक है, एक तो यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर आता है इंड्यूसिबल सिस्टम, मतलब इंड्यूसिबल ओपेरॉन मॉडल। ठीक है, एक यहाँ पर आता है रिप्रेसिबल, एक यहाँ पर होगा रिप्रेसिबल सिस्टम और रिप्रेसिबल ओपेरॉन मॉडल। तो 2 टाइप से यहाँ पर क्या होता है, ओपेरॉन मॉडल यहाँ पर आते हैं, वन इज इंड्यूसिबल, वन इज रिप्रेसिबल। अब दोनों को समझते हैं कि दोनों यहाँ पर होते क्या है, इंड्यूसिबल यहाँ पर क्या होता है और रिप्रेसिबल यहाँ पर क्या आते हैं। ठीक है, अब इंड्यूसिबल जो यहाँ पर होगा, ये क्या है,
इंड्यूसिबल सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ऑपरेंट मॉडल, या फिर जो इंड्यूसिबल ऑपरेंट मॉडल होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ऑपरेंट मॉडल जिसमें यहाँ पर क्या होता है ना, इसमें यहाँ पर क्या होगा, इसमें यहाँ पर आता है इन दिस प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड, प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड इन अ मीडियम, मीडियम में अगर यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड इन अ मीडियम, ये क्या करता है, ये करेगा ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ, ये एक्सप्रेशन को यहाँ पर क्या करता है, ऑन, ऑपरेन के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, ऑन, मतलब ऑपरेन मॉडल या फिर यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन तभी होगा अगर वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो मीडियम में प्रेजेंट होगा, अदरवाइज जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है वो ऑफ रहेगा। तो इस टाइप के सिस्टम को इंड्यूसेबल बोला जाता है, मतलब यहाँ पर जो ऑपरेन है वो भी इंड्यूस किए जाता है, यहाँ पर इंड्यूस होता है, इंड्यूस कैसे, इंड्यूस्ड बाय द केमिकल, केमिकल प्रेजेंट इन अ मीडियम। तो ये जो यहाँ पे ऑपरेन सिस्टम होता है, दे आर इंड्यूस्ड बाय द कंपाउंड प्रेजेंट इन अ मीडियम, ठीक है, मीडियम में जो कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसमें यहाँ पर क्या करता है, दे आर इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। अब ऐसे जो रिप्रेसिबल सिस्टम जो यहाँ पर होगा, रिप्रेसिबल इज अपोजिट, रिप्रेसिबल में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब जो प्रेजेंस होती है कंपाउंड की, प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड इन अ मीडियम, मीडियम में जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, इट ऑफ द, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर करेगा ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरेन, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को ऑफ कर देगा, जीन को एक्सप्रेस नहीं करने देगा, तो ये रिप्रेसिबल मतलब मीडियम में कंपाउंड का प्रेजेंट होना रिप्रेसेस द ऑपरेन, ठीक है, रिप्रेस करेगा यहाँ पे ऑपरेन को, तो यहाँ पर होगा रिप्रेसेस, ठीक है, यहाँ पर होगा रिप्रेसेस द ऑपरेन, ठीक है। यहाँ पर अब जो ऑपरेन है वो रिप्रेस होगा इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन द मीडियम, यहाँ पर इंड्यूस्ड होगा, तब इसको इंड्यूसेबल और उसको यहाँ पर क्या बोला, रिप्रेसेबल। अब देखो कैसे इंड्यूसेबल और रिप्रेसेबल यहाँ पर आते हैं। अब जैसे हम दो एग्जांपल यहाँ पर करते हैं, एक हमारा यहाँ पर आता है लैक ऑपरेन, तो लैक ऑपरेन जो यहाँ पर है इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूसेबल ऑपरेन मॉडल। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किसका यहाँ पर एग्जाम्पल का लैक ऑपरेन, ये इंड्यूसेबल का आता है। और ऐसे जो यहाँ पर रिप्रेसेबल होगा इसमें यहाँ पर आता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन ऑपरेन, ट्रिप्टोफैन ऑपरेन यहाँ पर आता है, ट्रिप ऑपरेन बोलते हैं। लैक जैसे यहाँ पर होगा ये लैक्टोज ऑपरेन आता है, ठीक है, लैक ऑपरेन जो यहाँ पर होगा ना, ये क्या है, ये यहाँ पर होगा लैक्टोज ऑपरेन, ठीक है, ये है यहाँ पर लैक्टोज ऑपरेन। तो लैक्टोज ऑपरेन मतलब ये क्या, ये यहाँ पर होगा जैसे लैक ऑपरेन, इसे यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, लैक ऑपरेन। ऐसे ट्रिप्टोफैन जो ऑपरेन यहाँ पर आता है तो इसे यहाँ पर बोला जाता है ट्रिप ऑपरेन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन ऑपरेन यहाँ पर ये आता है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन और ट्रिप ऑपरेन यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, लैक ऑपरेन में क्या होता है, मतलब लैक्टोज ऑपरेन में क्या है कि जब मीडियम में लैक्टोज होगा, केमिकल कंपाउंड यहाँ पर क्या है, अब केमिकल कंपाउंड जो यहाँ पे मीडियम में है, ठीक है, जो कंपाउंड जो यहाँ पर है वो क्या है, वो है यहाँ पर लैक्टोज, कि मीडियम में जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब ये ऑपरेन ऑन होगा, तब इसका एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा। मतलब इसको ऑन होने के लिए मीडियम में लैक्टोज का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मीडियम में लैक्टोज मिलेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऑन होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर जीन का एक्सप्रेशन होगा, लैक्टोज का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। बट जो सेकंड यहाँ पर आता है इसमें, यहाँ पर कंपाउंड क्या है, यहाँ पर कंपाउंड होगा ट्रिप्टोफैन। तो जैसे ही मीडियम में ट्रिप्टोफैन जाएगा तब ये जो ऑपरेन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, ये जो ऑपरेन है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सिंपल सा समझो, लैक्टोज जो यहाँ पर है, लैक्टोज एक शुगर है, डाइसेक्राइड है, तो जब उसको मीडियम में शुगर मिलेगा, शुगर का उसका फूड है, ठीक है, फूड है, लैक्टोज फूड होगा। अब लैक्टोज को ब्रेक करेगा वो, ठीक है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा, फिर उस ग्लूकोज को ब्रेक करके आगे फर्दर बैक्टीरिया क्या करेगा, एनर्जी यूज करेगा। तो उसको क्या करना है, लैक्टोज को ब्रेक करना है। तो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए लैक्टोज के लिए एंजाइम भी बनाने पड़ेंगे कि जो उस लैक्टोज को क्या करे, ब्रेक करे। तो और लैक्टोज को ब्रेक वो तभी करेगा ना जब उसको मीडियम में लैक्टोज मिलेगा। जब उसको मीडियम में लैक्टोज नहीं मिलेगा तो उसको जरूरत क्या है, ऐसे एंजाइम्स के बनाने की जो लैक्टोज को ब्रेक करे। तो लैक्टोज को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम्स है वो सिर्फ और सिर्फ तभी बनेंगे जब मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा, लैक्टोज प्रेजेंट होगा। तो यही तो पूरा बेसिक
आइडिया होता है लैकोपेरोन का, कि लैकोपेरोन तभी यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जो जीन्स है तभी एंजाइम बनता है जब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, जब यहाँ पर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा। जब लैक्टोज नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, लैकोपेरोन भी नहीं यहाँ पे एक्टिव होगा, वो आगे उन एंजाइम्स को नहीं बनाएगा। लेकिन जब हम ट्रिप्टोफैन ओपेरोन की बात करते हैं, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन बैक्टीरिया ऑलरेडी बना रहा है, ठीक है, उसके सेल में यहाँ पे ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन बन रहा है, लेकिन अगर उसको मीडियम में ट्रिप्टोफैन दे दिया तो ट्रिप्टोफैन बनाएगा क्यों, जब उसको मीडियम से ही बाहर से मिल रहा है तो इतनी मेहनत क्यों करेगा ट्रिप्टोफैन को बनाने की, क्योंकि उसको डायरेक्टली एक सोर्स मिल रहा है, बना बनाए यहाँ पे ट्रिप्टोफैन मीडियम में मिल रहा है, तो वो अब खुद से मेहनत नहीं करेगा ट्रिप्टोफैन को बनाने की। तो फिर अब जो बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रिप्टोफैन का ओपेरोन प्रेजेंट है, जिससे ट्रिप्टोफैन बन रहा है, अब वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको मीडियम में क्या मिल रहा है, ट्रिप्टोफैन। तो एक तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में ट्रिप्टोफैन बनाने की जो पूरी प्रोसेस थी, ट्रिप्टोफैन को जो जीन एक्सप्रेस कर रहा था वो स्टॉप हो गया, तो ये टाइप ऑफ ओपेरोन यहाँ पर क्या बना, रिप्रेसेबल, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसिव हुआ। अब दूसरी तरफ यहाँ पे क्या है, लैक्टोज, लैक्टोज एक कार्बन सोर्स है, लैक्टोज यहाँ पे इसके लिए शुगर है यहाँ पर, तो लैक्टोज जब यहाँ पे मीडियम में प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया इसे कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करके इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके और एंजाइम्स यहाँ पे बनाएगा, मतलब ब्रेक कैसे यहाँ पर होगा, वो एंजाइम की हेल्प से होगा, तो इसको यहाँ पे क्या चाहिए, उसको चाहिए होगा यहाँ पर ऐसे एंजाइम्स को बनाना, तो ये क्या करेगा, लैक्टोज की प्रेजेंस में ओपेरोन ऑन होगा, तो इंड्यूसिबल और यहाँ पर क्या, रिप्रेसिबल। तो हम अब ये जो ओपेरोन यहाँ पर होता है इसमें हम यही दो टाइप पढ़ते हैं, एक इंड्यूसिबल एक रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल में एग्जाम्पल हमारा लैकोपेरोन आता है, रिप्रेसिबल का एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा ना। अभी बताओ, इतना पार्ट सबको क्लियर है ओपेरोन का, जितना भी अभी तक हमने पार्ट यहाँ पे समझा है, इतना सबको क्लियर है कि हमने यहाँ पे बेसिक चीजें यहाँ पर समझी हैं, ठीक है, कैसे यहाँ पे रेगुलेशन यहाँ पर होता है इन दी प्रोकैरियोट्स, वो हमने यहाँ पर समझा, और ये करते करते हम ओपेरोन तक यहाँ पर आए हैं। ओपेरोन में भी हमने यहाँ पर समझा कि कैसे यहाँ पे लैक्टोजन, लैकोपेरोन और यहाँ पे ट्रिप्टोफैन ओपेरोन आता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा, अब हम डिटेल में स्टार्ट करने वाले हैं लैकोपेरोन को, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर डिटेल में स्टार्ट करते हैं ओपेरोन में भी। इंड्यूसिबल सिस्टम डिटेल में देखते हैं, इंड्यूसिबल में भी यहाँ पर हम पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लैकोपेरोन, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लैकोपेरोन को। चलो ओपेरोन में यहाँ पर अब हमारा चल रहा है इंड्यूसिबल सिस्टम, ठीक है, इंड्यूसिबल सिस्टम। अब ये जो इंड्यूसिबल सिस्टम है इसमें हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर लैकोपेरोन इन ई कोलाई, ठीक है, इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं लैकोपेरोन इन ई कोलाई, ठीक है, लैकोपेरोन, लैक्टोज ओपेरोन, ठीक है, लैकोपेरोन यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये जो लैकोपेरोन जो यहाँ पर होता है, पहला तो ये जो ओपेरोन यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर किसके लिए यहाँ पर आता है, इट इज फॉर द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए ये आता है लैकोपेरोन। अब लैक्टोज क्या है, लैक्टोज यहाँ पर है, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड है, ठीक है, डाइसैकेराइड एंड कार्बन सोर्स, ये कार्बन सोर्स है फॉर बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए ये यहाँ पर क्या है, कार्बन सोर्स है, उसके लिए खाना है लैक्टोज, शुगर वैसे भी होती है, बैक्टीरिया का जो फेवरेट फूड होता है वो है ग्लूकोज, ठीक है, पहला उसका ग्लूकोज है, अगर मीडियम में ग्लूकोज और लैक्टोज का ऑप्शन होगा ना तो वो ऑलवेज ग्लूकोज को चूज करेगा, ठीक है, लैक्टोज को बाद में करेगा जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगी, ठीक है, बट उसका फेवरेट फूड यहाँ पर ग्लूकोज होता है, बट उसके अलावा अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा फिर वो अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्स पर जाता है, ठीक है। अब लैक्टोज जो यहाँ पर है डाइसैकेराइड है, और ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म का ही पूरा ओपेरोन यहाँ पर होता है, जिसमें यहाँ पर जो लैक्टोज होती है, लैक्टोज को यहाँ पर क्या किया जाता है, लैक्टोज इज ब्रेक डाउन, इसे ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, मोनोसैकेराइड्स में इसे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, मोनोसैकेराइड में ब्रेक करते हैं, तो फिर इन्हीं मोनोसैकेराइड्स को फिर यूज करता है कौन, यहाँ पर बैक्टीरिया। तो अब हमने यहाँ पे लैकोपेरोन पढ़ना है, ठीक है,
लैकोप्रोन में मेन यहाँ पर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म का होगा, जिसमें ग्लूकोज गैलेक्टोज यहाँ पे बनेगा। इसके फर्दर यहाँ पर क्या किया जाएगा, ब्रेकडाउन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर होता है, मतलब जो लैकोप्रोन यहाँ पर होता है, ये अब आगे कंसिस्ट होगा लैकोप्रोन, ये आता है, इट कंसिस्ट ऑफ, ये कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट यहाँ पर आते हैं इसमें। अब जैसे एक तो यहाँ पर होगा प्रमोटर, ठीक है, एक यहाँ पर आता है ऑपरेटर, ठीक है, और एक यहाँ पर आते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर आ जाएगा, ऑपरेटर, प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, अब देखो हम इन तीनों को यहाँ पर करेंगे। अब इन तीनों में प्रमोटर तो सबको क्लियर होगा, क्योंकि प्रमोटर तो हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर प्रमोटर को हम उसमें भी पढ़ लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। प्रमोटर वही है -10 -35 बॉक्स वाला ना, वही यहाँ पर आता है। तो प्रमोटर नहीं हम डिटेल में देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑपरेटर। ठीक है, हम यहाँ पे ऑपरेटर कर रहे हैं पहले। ठीक है, ऑपरेटर यहाँ पे देख रहे हैं, प्रमोटर वही पार्ट है कि जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। लिख लो बेशक कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रमोटर को ऐसे लिख लो। प्रमोटर को कैसे लिख सकते हैं, प्रमोटर को ऐसे लिख सकते हैं कि जो प्रमोटर होगा, इट इज द रीजन वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। ठीक है, जहां पर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, इट इज प्रमोटर। फिर सेकंड जो यहाँ पर होगा, सेकंड इज ऑपरेटर। ऑपरेटर यहाँ पर होगा, इट इज सिस रेगुलेटरी एलिमेंट। ऑपरेटर यहाँ पर आता है। अब ऑपरेटर जो यहाँ पर होता है, इट इज अ रीजन वेयर, जहां पर क्या करता है, वेयर रिप्रेसर बाइंड्स। आरएनए पॉलीमरेज जहां पे बाइंड करेगा वो आरएनए, वो प्रमोटर है। जहां पे रिप्रेसर जाके बाइंड करता है वो यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटर यहाँ पर होता है। ठीक है, और ऑपरेटर यहाँ पे ये ओवरलैप करता है विद द प्रमोटर। ठीक है, ये ओवरलैप करता है, इट ओवरलैप्ड विद प्रमोटर। ठीक है, ये क्या करेगा, ये प्रमोटर के साथ ओवरलैप करता है। ठीक है, इट ओवरलैप्ड विद द प्रमोटर। अब ये जो ऑपरेटर यहाँ पर होते हैं, अब यहाँ पर ये आते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप के यहाँ पर होता है। अब देखो दो टाइप यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पर आते हैं। एक तो यहाँ पर आते हैं प्राइमरी ऑपरेटर, प्राइमरी। ठीक है, एक यहाँ पर आते हैं सेकेंडरी ऑपरेटर, सेकेंडरी, और इन्हें यहाँ पर और बोला जाता है सूडो ऑपरेटर्स। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी दो टाइप के प्रमोटर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ऑपरेटर जो यहाँ पर है ना, इसे ऐसे बोला जाता है, ये है यहाँ पर ऐसे O1 होता है, और ऐसे सेकेंडरी यहाँ पर आता है O2 एंड O3। ठीक है, ऐसे यहाँ पर तीन प्रमोट ऑपरेटर्स होते हैं, O1, O2 एंड O3। ठीक है, तो ऑपरेटर वो जगह जहां पर क्या करता है, जहां पर रिप्रेसर जाके बाइंड करते हैं उसे ऑपरेटर बोलते हैं। तीन ऑपरेटर होंगे बेसिकली, प्राइमरी और दो सेकेंडरी यहाँ पर आते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है स्ट्रक्चरल जीन्स। फिर यहाँ पर आते हैं थर्ड जो यहाँ पर होगा, थर्ड यहाँ पर आता है स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, थर्ड जो यहाँ पर है ये आएगा स्ट्रक्चरल जीन। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर होंगे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट। अब 3 स्ट्रक्चरल जीन देखो कौन कौन से यहाँ पर आते हैं 3 स्ट्रक्चरल जीन्स में। अब यहाँ पर जो जीन प्रेजेंट है, एक आता है लेक-जेड जीन। 1 स्ट्रक्चरल जीन इज लेक-जेड। ठीक है, 3 स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 यहाँ पर आता है लेक-जेड जीन। अभी जो लेक-जेड जीन जो यहाँ पर होता है, ये जो यहाँ पर होगा, इट एनकोड्स फॉर अ एंजाइम। ठीक है, ये किसके लिए कोड करता है, एनकोड्स फॉर अ एंजाइम, एंजाइम नॉन एज, एंजाइम यहाँ पर आता है बीटा गैलेक्टो
बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। एंजाइम यहां पर कौन सा होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। तो लेक्सेट जो यहां पर होता है ये एनकोड करेगा फॉर दी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम करता क्या है? ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज को ब्रेक करना इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, इसका काम यहां पर क्या है? लैक्टोज को ब्रेक करना। लैक्टोज को ब्रेक करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, तो ये काम किसका यहां पर होता है कि यहां पर आता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहां पर आता है जो यहां पर क्या करता है? ये लैक्टोज को ब्रेक करेगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, लैक्टोज को ब्रेक करता है। पहला तो ये फंक्शन यहां पर आता है। दूसरा देखो, अब एक तो ये काम करेगा, किसने क्या किया यहाँ पर? यहाँ पर ये मतलब लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, एक ये फंक्शन यहाँ पर आता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। दूसरा ये क्या करता है? इट ऑल्सो कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करेगा, इट ऑल्सो कन्वर्ट लैक्टोज इनटू एलोलैक्टोज। ठीक है, और ये किसमें और कन्वर्ट करता है? लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू एलोलैक्टोज में। ठीक है, एलोलैक्टोज में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, जिसे यहाँ पे बोला जाता है ट्रांसग्लेक्टोसाइलेशन। ठीक है, ये यहाँ पर होती है, ये होगा ट्रांसग्लेक्टोसाइलेशन। प्रोसेस क्या है? ट्रांसग्लेक्टोसाइलेशन। तो पहला तो इसने कन्वर्जन किया, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने यहाँ पे कन्वर्ट किया, किसमें? यहाँ पे लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ब्रेकडाउन यहाँ पे किया है। सेकंड यहाँ पर क्या करते हैं? लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू एलोलैक्टोज, मतलब ट्रांसग्लेक्टोसाइलेशन यहाँ पे करेगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब इसमें ना ध्यान देना, जो लैक्टोज है, लैक्टोज जब हम करते हैं ना, देखो लैक्टोज और एलोलैक्टोज में क्या फर्क होता है? लैक्टोज में प्रेजेंट होती है 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो प्रेजेंट है वो कौन सी यहाँ पर है? वो यहाँ पर आती है 1,4। जब हम यहाँ पर एलोलैक्टोज की बात करते हैं तो एलोलैक्टोज में जो लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है इट इज 1,6। बस ये डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे शुगर यूनिट वही होती है, लेकिन अब यहाँ पर जो लिंकेज, मतलब इसने देखो ट्रांसग्लेक्टोसाइलेशन, मतलब यहाँ पर इसने ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है उसे शिफ्ट किया, 1,4 से 1,6 किया, तो 1,6 पर यहाँ पर क्या बना? एलोलैक्टोज बना। और ये जो एलोलैक्टोज होता है ये एक्चुअल में होता है इंड्यूसर, मतलब ऑपरेरॉन को ऑन करने का काम, ऑपरेरॉन को इंड्यूस करने का काम कौन करता है? ये एलोलैक्टोज करता है। लैक्टोज सबस्ट्रेट है फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, लेकिन जो लैक्टोज यहाँ पर होता है, लैक्टोज को ब्रेक करेगा ग्लूकोज गैलेक्टोज में, सबस्ट्रेट होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए। लेकिन जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज डायरेक्टली एज ए इंड्यूसर की तरह काम नहीं करता है। एलोलैक्टोज यहाँ पर जो इंड्यूसर की तरह काम करता है, जो यहाँ पर क्या करेगा? ऑपरेरॉन को ऑन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है लेग जेड, यहाँ पर होगा लेग जेड जीन, ये कोड करता है फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये आगे फर्दर ये फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर इसके बाद सेकंड जीन यहाँ पर आता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर जीन होगा, नेक्स्ट आ जाएगा, ये यहाँ पर आता है लेग वाई जीन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है लेग वाई जीन। अब ये जो लेग वाई जीन है ये क्या करता है? अब ये एनकोड करता है, इट एनकोड्स फॉर परमेजेज एंजाइम। ये एनकोड करता है फॉर द परमेजेज एंजाइम। ठीक है, अब वो तो वहां पर क्या था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये यहाँ पर क्या? यहाँ पर आता है परमेजेज एंजाइम। अब ये जो परमेजेज एंजाइम है, ठीक है, ये जो परमेजेज एंजाइम होता है, ये जो परमेज है, परमेज एंजाइम क्या है? परमेज एंजाइम इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन देखो कैसे, मतलब जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है। बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पर अब ऐसे यहाँ पर ये प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ये प्रोटीन कौन सा यहाँ पर है? ये यहाँ पर होगा परमेज। ठीक है, ये यहाँ पर क्या? यहाँ पर होगा ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है ये कौन सा यहाँ पर? यहाँ पर होता है परमेजेस। परमेजेस का नाम क्या? परमेबिलिटी। मतलब यहाँ पर क्या करना, अब बाहर देखो यहाँ पर ऐसे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर ऐसे लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, ये आउटसाइड, आउटसाइड में यहाँ पर क्या है? लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज, और इनसाइड में यहाँ पर क्या है? ये लैक्टोज नहीं है। तो इस लैक्टोज को बाहर से अंदर लेके आने का काम कौन करता है? ये यहाँ पर आता है परमेजेस।
ठीक है। तो परमेसेस जो यहाँ पर है ये क्या काम करता है, लैक्टोज को आउटसाइड टू इनसाइड, यहाँ पर अंदर लेके आने का काम करता है यहाँ पर परमेसेस। ठीक है, परमेसेस के साथ, परमेसेस में ना इसके साथ साथ यहाँ पर ना प्रोटॉन्स भी आते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मेम्ब्रेन पर ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होता है, तो ये एक टाइप का यहाँ पे सिम्पोर्टर होता है। तो ये सिम्पोर्टर है जिसमें यहाँ पर क्या करता है, लैक्टोज और प्रोटॉन्स दोनों एक साथ यहाँ पर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो परमेसेस यहाँ पर एक सिम्पोर्टर होता है। ठीक है, सिम्पोर्टर है मतलब सेल के अंदर लैक्टोज आना भी तो चाहिए ना, तभी तो लैक्टोज आके ब्रेक होगा ना। तो लैक्टोज को एंट्री करवाने के लिए यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर अब जो एंजाइम आता है वो क्या है, परमेसेस। ठीक है, तो ये परमेसेस यहाँ पर क्या करता है, ये परमेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब ये एक टाइप का ट्रांसपोर्टर है जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, परमेस एंजाइम। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट अब जो यहाँ पर होगा Z हुआ, Y हुआ, अब ऐसे नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है ये नेक्स्ट होगा यहाँ पे लैक ए जीन। ठीक है, ZYA। ठीक है, लैक ए जीन। अभी जो लैक ए जीन जो यहाँ पर होता है ये एनकोड करता है फॉर द एंजाइम, इट एनकोड्स फॉर एंजाइम ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, ये एनकोड करता है फॉर द एंजाइम ट्रांसएसिटाइलेज, और इसी को यहाँ पर और बोला जाता है ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम होगा, और ये आता है बीटा गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज, बीटा गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये यहाँ पर कौन सा एंजाइम यहाँ पर आता है, बीटा गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो ये एनकोड करता है फॉर द एंजाइम ट्रांसएसिटाइलेज और बीटा गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब देखो ये जो एंजाइम यहाँ पर है ना, इस एंजाइम का रोल देखो कैसे यहाँ पर आता है। ये जो एंजाइम यहाँ पर होगा, अब इस एंजाइम का जो रोल है वो लैकोप्रोन में नहीं है। ठीक है, इसका जो रोल यहाँ पर होता है लैकोप्रोन में नहीं आता है। इट डू नॉट प्ले रोल इन लैकोप्रोन। इसका लैकोप्रोन में तो रोल नहीं होता है, बट ये करता है, इसका रोल यहाँ पर होता है, इट हैज रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो सेल में अगर कोई ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड है ना तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। बेसिकली देखो बीटा गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, मतलब एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो ये यहाँ पर आते हैं 3 स्ट्रक्चरल जीन जो यहाँ पर होंगे ZYA, और इनका फंक्शन यहाँ पर आता है। तो हमने यहाँ पर ये देखा है कि जो बैक्टीरिया यहाँ पर होगा, ये जो लैकोप्रोन जो यहाँ पर आता है, लैकोप्रोन में हमने यहाँ पर ये देखा कि लैकोप्रोन में इसमें यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे 3 कॉम्पोनेंट यहाँ पर है, प्रमोटर के बारे में देखा, ऑपरेटर के बारे में, और फिर यहाँ पर आता है किसके बारे में, ये आ जाता है स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। ठीक है, अब देखो जब हम ना लैकोप्रोन की बात करते हैं, अब ये जो लैकोप्रोन होता है, लैकोप्रोन जो यहाँ पर होगा, लैकोप्रोन इज बोथ नेगेटिवली और पॉजिटिवली रेगुलेटेड। अब ये जो लैकोप्रोन होता है इसे नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरीके से क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, लैकोप्रोन के जो रेगुलेशन यहाँ पर होता है ये दोनों तरीके से होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन। तो अब ये जो लैकोप्रोन यहाँ पर है, अब इस लैकोप्रोन की जो रेगुलेशन यहाँ पर होगी, अब हम यहाँ पर दोनों तरीके से रेगुलेशन यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो एक तो यहाँ पर आ जाता है, एक होता है पॉजिटिव रेगुलेशन। ठीक है, लैकोप्रोन में ही पॉजिटिव रेगुलेशन होगा, और एक यहाँ पर आता है नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, लैकोप्रोन में एक आता है पॉजिटिव और एक आ जाएगा नेगेटिव रेगुलेशन। अब ये जो पॉजिटिव रेगुलेशन है, जैसे हमने पहले किया, पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे यहाँ पर होगा, बाय एक्टिवेटर। तो लैकोप्रोन में सर्टेन काइंड के यहाँ पर क्या है, एक्टिवेटर यहाँ पर आएंगे जो रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ऐसे नेगेटिव रेगुलेशन यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये होगा बाय रिप्रेसर। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन कैसे यहाँ पर होगा, इट इज बाय रिप्रेसर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रेगुलेशन यहाँ पर देखते हैं लैकोप्रोन की, तो दोनों तरीके से यहाँ पर आता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों। तो मतलब एक्टिवेटर भी रेगुलेट करते हैं, रिप्रेसर भी रेगुलेट करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट यहाँ पर है ना,
नेक्स्ट हमने अब लैकोपेरोन का नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेगुलेशन सेपरेटली देखना है कि कैसे लैकोपेरोन नेगेटिवली रेगुलेट होता है और कैसे ये पॉजिटिवली रेगुलेट होगा। तो नेक्स्ट पहले हम नेगेटिव रेगुलेशन डिटेल में करेंगे, रिप्रेसर वाला जो आप नॉर्मली पढ़ते भी हो कि कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, ठीक है, हम वो डिटेल में देखेंगे नेगेटिव रेगुलेशन। और एक हम यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन करेंगे जिसमें हम एक्टिवेटर के बारे में यहाँ पर देखेंगे, एक्टिवेटर कहाँ पे जाके बैंड करता है और एक्टिवेशन यहाँ पे किस तरीके से होती है, ठीक है। तो अभी तक इतना सबको समझ में आया? आज के लेक्चर में हमने जितना भी अभी तक किया है सबको क्लियर है ना? तो अभी हमने यहाँ पे रेगुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हमने रेगुलेशन वाले में जिन रेगुलेशन का मतलब हमने यहाँ पे समझा था कि रेगुलेशन होती कैसे है, फिर इसी में हमने यहाँ पे समझा कि दो टाइप से यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एक्टिवेटर और रिप्रेसर के बारे में समझा। एक्टिवेटर कैसे बैंड करता है वो हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। ऐसे हमने रिप्रेसर यहाँ पर कैसे बैंड करता है उसके बारे में यहाँ पर देखा। फिर हमने कुछ टर्म्स समझी, हमने बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को समझा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता क्या है वो यहाँ पर हमने समझा। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर सिस एंड ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट्स के बारे में समझा कि सिस रेगुलेटरी एलिमेंट होता है, ट्रांस मेनली फैक्टर होता है। फिर हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है ओपेरॉन मॉडल, ठीक है। ओपेरॉन मॉडल होता क्या, पहले ओपेरॉन को यहाँ पर समझा है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर देखा ओपेरॉन मॉडल भी दो टाइप से यहाँ पर होंगे, एक कैसे यहाँ पर इंड्यूसेबल होता है, एक रिप्रेसेबल यहाँ पर आता है, ठीक है। इंड्यूसेबल में लैकोपेरॉन और रिप्रेसेबल में ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो अभी हमने लैकोपेरॉन स्टार्ट किया है, इंड्यूसेबल सिस्टम को स्टार्ट किया, जिसमें लैकोपेरॉन के बेसिक कंपोनेंट अभी हमने यहाँ पर देखे हैं कि यहाँ पे प्रमोटर होता है, ऑपरेटर यहाँ पर आता है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स का फंक्शन यहाँ पर कैसा था वो हमने यहाँ पर देखा है। और लैकोपेरॉन में ये देखा कि यहाँ पर दो टाइप से रेगुलेशन यहाँ पर होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन है लैकोपेरॉन का वो हम देखेंगे। पहले नेगेटिव रेगुलेशन को कवर करेंगे, फिर ऐसे हम यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव रेगुलेशन से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसे रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद ही आपको नेगेटिव रेगुलेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले ये लेक्चर अच्छे से रिवाइज करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।